नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊतक। ऊतक के बारे में आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ऊतक टिश्यू क्या होते हैं, पूरा डिटेल इस वीडियो में वन शॉट में मिलेगा। टिश्यू से रिलेटेड जितने भी रेलवे के या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से कवर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊतक क्या है। सबसे पहले ऊतक क्या है, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होते हैं। परिभाषा अगर ऊतक की बात करते हैं तो जैसे हमको पता है कि अगर कोई शरीर है, बॉडी हमारी है, कोई बॉडी है तो वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। अगर लाइफ की बेसिक यूनिट बताया जाए, लाइफ की बेसिक यूनिट तो ये होती है सेल। तो सबसे पहले अगर हम देखें बॉडी में क्या निर्माण होता है, सेल बनता है। ठीक है, छोटा वैसे जायगोट वगैरह बनता है, फिर सेल बनते हैं। सेल से क्या बनते हैं? कई सेल मिलकर एक क्या बनते हैं? टिश्यू, ऊतक बनाते हैं। ऊतक बनाते हैं कई सेल। ठीक, जब कई सेल मिल जाते हैं तब ऊतक बनता है, ऊतक का निर्माण हो। और कई ऊतक मिलकर एक क्या बनते हैं? अंग बनाते हैं, अंग, ऑर्गन कोई बनाते हैं। ठीक है, और कई अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी बॉडी का और कई सब सारे अंग तंत्र जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब सारे तंत्र, कई तंत्र मिलकर हमारी पूरी एक कार्य करने लायक एक बॉडी यानी कि शरीर का निर्माण करते हैं। तो अगर हम ऊतक की बात करते हैं तो ऊतक क्या है? ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना और कार्य समान होते हैं। जैसे सेल्स भी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन वो सेल्स जिनका कार्य और उत्पत्ति और संरचना एक जैसी है उसके समूह को हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। तो ये बेसिक सी डिफिनीशन थी ऊतक की। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं अध्ययन। ऊतक का अध्ययन करना क्या है? ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। औतकी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द सबसे पहले मेयर ने 1819 में दिया था, लेकिन इसके संस्थापक मैकाले मर्किंडी थे। ठीक, मैकाले मर्किंडी थे माने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अध्ययन जो है इसका क्या कहलाता है? अध्ययन, उसका अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे हम बात कर लेते हैं ऊतक की बात। तो ऊतक में क्या होते हैं? पादप ऊतक और जंतु ऊतक अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पादप ऊतक क्या होते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। तो पादप ऊतकों को मुख्य रूप से दो प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है, दो प्रमुख भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला एक है विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक क्या होते हैं? देखिए, इन कोशिकाओं के लगातार विभाजन की अपर क्षमता होती है। ये पौधे में वृद्धि के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। ये विभाज्योतक मतलब ये होते हैं हमेशा हमेशा इनका विभाजन होता रहता है, और पौधों में जो वृद्धि होती है वो विभाज्य ऊतक के कारण ही होती है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जो ये विभाज्य ऊतक है, अब ये कोशिका सेल से मिलकर बना होगा, तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं। इनमें साइटोप्लाज्म होता है, इनमें रसधानी अनुपस्थित होती है या फिर बहुत छोटी होती है। वैक्यूल्स इसमें नहीं पाया जाता। अगर विभाज्य ऊतक में पूछा जाए रसधानी पाई जाती है या वैक्यूल्स पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है या फिर बहुत छोटी होती है। अब विभाज्य ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं, देख लीजिए विभाज्य ऊतक कौन कौन से होते हैं। विभाज्य ऊतक में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला शीर्षार्थ विभाज्य ऊतक। शीर्षार्थ मतलब यह जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? जड़ और तने के शीर्ष पर, टिप पर पाया जाता है। जड़ और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। यह पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, मतलब प्राइमरी ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। शीर्षार्थ मतलब ये देखो टिप पर पाया जाता है, टिप पर पाए जाने के कारण, शीर्ष पर पाए जाने के कारण क्या होगा? ये लंबाई को पौधे की बढ़ाता है। अब उसी प्रकार से एक पार्श्वी विभाज्य ऊतक है। पार्श्वी विभाज्य ऊतक यह तने और जड़ की परिधि में पाया जाता है। जड़ और तने की परिधि में होता है। यह मोटाई और चौड़ाई बढ़ाता है, जैसे कैम्बियम होता है। ठीक है, तो कैम्बियम ये लंबाई और मोटाई और चौड़ाई को बढ़ाता है। फिर उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं अंतर्वर्ती विभाजोतक। अंतर्वर्ती विभाजोतक क्या होता है? यह पत्तियों के आधार या टहनियों के नोट्स या फिर मतलब कह सकते हैं अग्रभाग पर पाया जाता है। जैसे ये मान लो हमारी पत्ती है, ऐसे बनी होगी कोई पत्ती ऐसे, तो अगर ये अंतर्वर्ती यहाँ पर पाया जाता है टिश्यू, ठीक है, यहाँ पर ऊतक पाया जाता है, तो ये टहनियों के आधार, पत्तियों के आधार पर होता है या फिर टहनियों के नोट्स पर होता है। तो यहाँ पर ये पाया जाता है। तो इसके कारण भी क्या होती है? पत्तियां बढ़ती हैं, पत्तियों की वृद्धि होती है। और यही जो
टिश्यू है, अंतर्वर्धी टिश्यू के कारण ही, जैसे कोई घास चरने वाले जानवर द्वारा घास के हिस्सों को दोबारा उगाने में मदद मिलती है। जैसे कोई घास लगी है, इसे ग्रोथ कर रही है, अब इसको जानवर चर लेते हैं तो ये दोबारा फिर उतनी ही बड़ी हो जाती है। तो ये किस कारण होता है? अंतर्वर्ती विभाज्योतक के कारण। तो ये याद रखिए। सबसे पहला अगर हम बात करें शीर्षों तो शीर्षों ये कहाँ पाए जाते हैं? ये तने और जड़ के टिप पर पाए जाते हैं और इनसे लंबाई पौधे की बढ़ती है। पार्श्व विभाज्योतक की मतलब क्या होता है? पार्श्व मतलब इसका मोटाई या फिर इसकी चौड़ाई वृद्धि करेंगे पौधे में, ठीक है। और अंतर्वर्धी में क्या होता है? ये पत्तियों के आधार पर पाए जाते हैं या शाखाओं के नोड पर पाए जाते हैं। और इनके कारण क्या होता है? इनके कारण होता है कि अगर घास चर ली जाए तो दोबारा अपने उतनी ही लंबाई की वृद्धि हो जाती है। तो ये तो था कौन सा हमारा? विभाज्य ऊतक। अब हम बात कर ले स्थायी ऊतक। ये होता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? जब विभाज्य ऊतक अपनी विभाजन की क्षमता खो देते हैं तो वह एक निश्चित आकार और कार्य ले लेते हैं। इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं और ये स्थायी ऊतक बन जाते हैं। जैसे ये ऊतक जो अभी तक अस्थायी थे, जो अभी काम कर रहे थे, ठीक है, ये जीवित थे तो ये काम करते रहते हैं, लेकिन जब ये विभाजन की क्षमता इनकी खो जाती है, विभाजन क्षमता बंद हो जाती है, तो एक निश्चित आकार और कार इनका बन जाता है। तो ये जब निश्चित आकार और कार के बन जाते हैं तो इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं, डिफरेंटेशन कहते हैं। और ये जो बन जाते हैं ऊतक, ये निश्चित आकार होने के बाद, तभी इनको क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक कहा जाता है। अब स्थायी ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं, तो मेन ये डिफिनीशन नहीं पूछी जाती है, ये यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए, ये इस सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सबसे पहले इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होते हैं? सबसे यूनिक और प्रमुख मात्रा में मिलने वाला, ये सबसे सरल होता है पैरेन्काइमा। कोशिकाएं जीवित और पतली वाली होती है। ये जीवित होती हैं और पतली दीवार वाली भी होती हैं। जीवित होती हैं और पतली दीवार वाली होती हैं कोशिकाएं, ठीक है। इनका काम क्या हो? पैरेन्काइमा, याद रखिए, पैरेन्काइमा मतलब भोजन के संचय में काम करती हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है? भोजन को स्टोर करती हैं। अब भोजन को स्टोर करती हैं पैरेन्काइमा होती हैं। अब पैरेन्काइमा को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो इसे क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। अगर क्लोरोफिल है तो क्या बुलाएंगे? क्लोरेन्काइमा। तब ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण आगे प्रोसेस बनाएगा, तभी भोजन बनेगा, ठीक है। अगर ये पौधे क्या है? जलीय पौधे हैं, एक्वेटिक पौधे हैं, ठीक है, तो इनके अंदर अगर हम तैरने वाली क्वालिटी होती है, मतलब इनके अंदर हवा की नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण तैरती रहती हैं, तब इसे क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। अब इसको याद देखो कैसे रखेंगे। देखो ऐसे, मतलब अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो क्लोरो मतलब क्लोरेन्काइमा, क्लोरो मतलब क्लोरो, अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरोकाइमा। अगर एयर है, मतलब तैरेंगी, एयर है तभी तैरेंगी, तो एयर से एरेन्काइमा, एयर से एरेन्काइमा। तो इस प्रकार याद रखेंगे। पैरेन्काइमा होता है सबसे पहला। पैरेन्काइमा क्या होता है? सरल होती हैं और एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये जीवित होती हैं। इनके मुख्य कार्य होता है भोजन को संचय करना। अब इसमें अगर पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल है तो उसे क्लोरोन्काइमा कहेंगे, और अगर जलीय पौधे हैं जिनमें हवा की डक्ट बनी होती है तो एरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए कोलेन्काइमा। एक होता है पैरेन्काइमा तो हो गया। अब कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा देखते क्या होता है? कोशिकाओं के कोनों पर पेक्टिन और सोलिड जमा हो जाने के कारण ये कोने मोटे हो जाते हैं। कोलेन्काइमा मतलब कोशिकाओं के जो कोने होते हैं, कोलेन्काइमा में कोनों पर पेक्टिन और सेलुलोज जमा हो जाने के कारण तो फूल जाते हैं, मतलब फूलने के कारण क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। अब जैसे मोटे हो जाएंगे तो इनका काम क्या हो जाएगा? कोलेन्काइमा मोटे हो गए, मोटे होने के कारण इनमें क्या होगा? लचीलापन ये पौधे को देते हैं और यांत्रिक सहारा देते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। पौधों को जो लचने की क्षमता होती है वो किसके कारण मिलती है? कोलेन्काइमा के कारण मिलती है। और वो भी किस कारण? क्योंकि इनकी जो कोने होते हैं वहां पर पेक्टिन और सेलुलोज जमा हो जाता है, जिसके कारण ये स्वेल हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के क्या कारण? ये लचीलापन देते हैं, ठीक है। जैसे तेज आंधी में मुड़कर झुक जाते हैं, टूटते नहीं है, तो ये किस कारण होता है? कोलेन्काइमा के कारण। तो पैरेन्काइमा भोजन को संग्रहित करते हैं, कोलेन्काइमा मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। फिर अगले अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? मृत ऊतक। ये मृत कोशिकाएं होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा क्या होती है? ये मृत कोशिकाएं होती हैं। इनके पर जो लिग्निन का भारी जमा होता है, इन पर क्या होता है? लिग्निन का भारी जमा होता है, जिससे भारी कठोर हो जाती हैं, ठीक है।
तो पैरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरन, अब स्क्लेरन से याद रखिए, स्क्लेरन मतलब एस से स्टार्ट होगा, एस से मतलब सॉलिड होगा। तो अगर हम पूछें कि पौधों का जो सॉलिड कठोर होना किस कारण होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। ये पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, जैसे नारियल के छिलके में होता है, ठीक है। हक साफ कोकोनट के भूसी होते हैं, नाशपाती के कड़ापन होता है, तो ये किसके कारण होता है, स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाएं हो गई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जटिल कोशिकाएं क्या होती हैं। जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक की अगर हम बात करते हैं, तो जटिल स्थायी ऊतक में ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। एक सिंपल कोशिकाएं थी, ठीक है, और एक अस्थायी कोशिकाएं थी, और एक जटिल स्थायी कोशिकाएं हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक से अधिक प्रकार की सेल से बनी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जा से जाइलम, जा से जल। तो अगर पूछा जाए कि पेड़ के जड़ों से, अगर पेड़ की जड़ों में पानी दिया जाता है या जमीन के अंदर से पानी ऑब्जर्व करते हैं, तो पत्तियों तक पानी किस कारण पहुंचना, तो जाइलम एक ऊतक होता है, जाइलम ऊतक। उसके कारण पेड़ की तनों से या जड़ों से पत्तियों तक पानी को या खनिज लवणों को पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक दिशी होते हैं। क्या होते हैं, एक दिशी, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ही जाएंगे। इसको कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, गुरुत्व के विरुद्ध जाते हैं, ठीक है। इसमें भी घटक होते हैं ट्राइकिन्स, बेल्सल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, मृत कोशिकाएं होती है। तो ये होता है। फिर फ्लोएम, फ्लोएम मतलब अब जैसे जाइलम होगा तो फ्लोएम से भोजन की बात हो रही होगी। तो जड़ों में जो तनों से, पत्तियों से जो खाना वाना बनता है, तो जड़ों तक कैसे आए, तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। कौन सा एक ऊतक हो, फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम के द्वारा, और ये द्विदशी होता है, मतलब ऊपर से नीचे भी जाएगा और नीचे से ऊपर भी जाएगा। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का प्रवाहन किया जाता है, ठीक है। ये द्विदशी होते हैं। इसमें 4 घटक भी होते हैं। कौन सी, चलनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। अब ये तो पादप ऊतक हुए। अब हम बात कर लेते हैं जंतु ऊतक की, ठीक है। जंतु ऊतक की, जंतु ऊतक में देखते हैं, जंतु ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक क्या होता है, यह शरीर और अंगों की बाहरी परत और आंतरिक अंगों के अस्तर का निर्माण करते हैं। ये मुख्य रूप से रक्षात्मक ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक। ये उपकला ऊतक भी अब कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए सल्की उपकला। सल्की उपकला, सल्की मतलब ये अत्यधिक कैसी होती है, चपटी कोशिकाएं होती हैं। ये स्थिर रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों की कूपिकाओं में पाई जाती हैं। अगर ये सल्की ऊतक बताया जाए कहाँ पाया जाता है, तो रक्त वाहिकाओं में पाए जाते हैं और फेफड़ों की कूपिकाओं में पाए जाते हैं, ये याद रखिए बस। और फिर हम बात कर लेते हैं स्तंभाकार उपकला ऊतक। स्तंभाकार, ये खंभे जैसी संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, स्तंभाकार आंत में पाई जाती हैं, आंत की आंतरिक सतह पर पाई जाती हैं। और जो क्या करते हैं, अवशोषण का काम करते हैं। जैसे भोजन वगैरह खाते हैं तो उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में आंत के द्वारा या स्तंभाकार उपकला कोशिका के द्वारा ही, ऊतक के द्वारा ही अब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर हम कर लेते हैं घनाकार उपकला। घनाकार उपकला, तो घन के आकार की कोशिकाएं होती हैं। ये किडनी की नलिकाओं और लार ग्रंथियों में सहायता होती हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं, किडनी की नलिकाओं में और लार ग्रंथियों के स्तर पर पाए जाते हैं। तो अगर हम पूछे उपकला ऊतक क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, ये शरीर की आंतरिक रक्षा करते हैं। तो इसमें भी सल्की होती है। सल्की कहाँ पाई जाती है, फेफड़े और फेफड़े में पाई जाती हैं, और कहाँ, रक्त वाहिकाओं में पाई जाती हैं। स्तंभाकार अगर बात करते हैं तो स्तंभाकार कहाँ पाई जाती हैं, आंत के निचली परतों में, आंतरिक सतहों पर पाए जाते हैं। और घनाकार अगर बात करते हैं तो घनाकार कहाँ पाए जाते हैं, घनाकार की बात करें तो घनाकार किडनी और कहाँ, किडनी और लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से उपकला ऊतक हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, संयोजी, यह शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ने व सहारा देने का कार्य करते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, मतलब ये शरीर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं, तो ये क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। इनकी कोशिकाओं के लिए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू देते हैं। रक्त को कहते हैं, अस्थि को कहते हैं, उपास्थि को कहते हैं, कंडरा, स्नायु, एलियोरन, वायरसम, तो ये सारे हैं संयोजी ऊतक। तो सबसे पहले हम रक्त की बात करते हैं। तो रक्त यह एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है,
तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। इसका पीएच मान 7.4 होता है। फिर तरल हुआ। फिर अस्थि देखते हैं, बोन्स। ये अत्यंत कठोर और मजबूत ऊतक होते हैं। इसका मैट्रिक कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस होता है। मैट्रिक मतलब समझ लो रक्त किससे मिलकर बना है, तो रक्त आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। अस्थियां फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर बनी होती हैं। फिर हम बात करें तो उपास्थि। यह लचीला और ठोस होता है। इसका मैट्रिक्स प्रोटीन और शुगर का बना होता है। ये शुगर और उपास्थि क्या होती है, शुगर और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है उपास्थि? कान का जो पिछला हिस्सा होता है, पिसा, कान का पिन्ना जिसको बोलते हैं, ये होता है। नाक की नोक होता है, श्वसन नली होता है, ट्रैकिया। ठीक, तो ये सब क्या बनी होती है? उपास्थि के द्वारा बनी होती है। ठीक है, अब हम कंडरा की बात करते हैं। कंडरा, टेंडन क्या होता है? यह मजबूत और कम लचीला एक फाइबर होता है। मजबूत और कम लचीला फाइबर होता है। इसका काम क्या होता है? ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। ठीक है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। स्नायु लिगामेंट्स क्या होता है? ये अत्यधिक लचीला ऊतक होता है। तो ये कहाँ पर जोड़ों पर होता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, कंडरा और स्नायु बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कंडरा और स्नायु। फिर एरियोलर, यह डोला और मांसपेशियों के बीच होता है। अंगों के बीच खाली स्थान को भरता है, नम्यता प्रदान करता है। ठीक है, एलोरेला होता है। ये दोनों कंडरा और स्नायु ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगले बात कर लेते हैं वसामय ऊतक। वसामय ऊतक क्या होते हैं? वसामय ऊतक होते हैं यह मतलब जो नीचे सतह में पाए जाते हैं, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। यह वसा फैट का संचयन करता है और थर्मल इंसुलेटर, ठंड से बचाने के लिए बनाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मोटे जिसके मतलब फैट ज्यादा होते हैं उसको ठंडी कम लगती है, तो ये ठंड से बचाने के लिए भी काम करता है। फिर हम बात करते हैं पेशी ऊतक। पेशी वाला क्या होता है? पेशी ऊतक। यह शरीर की गतियों के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक विशेष प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसे संकुचन और प्रसार की गति होती है। पेशी ऊतक में प्रोटीन पाया जाता है। ऐच्छिक पेशी ये हमारी इच्छा के नियंत्रण में होती हैं और ये कंकाल से जुड़ी होती हैं और ये हाथ पर, जैसे हाथ पर की पसलियां होती हैं, बहुकेंद्रीय होती हैं। ठीक, अरेखित या अनैच्छिक ये हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती हैं। स्थिति आंख की पुतली, मूत्रवाहिनी और आहार नाली ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, फिर कार्डियक या हृदय पेशी, ये केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। ये केशिकाएं बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रीय होती हैं जो जीवन भर बिना रुके लगातार काम करती हैं। तो इस प्रकार से पेशी ऊतक हो गए। अब हम बात कर लेते हैं तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, यह उद्दीपनों को ग्रहण करने और संदेशों को पूरे शरीर में तेजी से फैलाने का काम करते हैं। जो उद्दीपना में जो काम होते हैं उनको ग्रहण करते हैं संदेश और फिर मस्तिष्क कर भेजे जाते हैं। मस्तिष्क, ब्रेन यानी कि मेरुरज्ज और स्पाइनल कार्ड और शरीर की सभी तंत्रिकाएं इसी ऊतक से बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक से ही मस्तिष्क, मेरुरज्ज और शरीर की सभी तंत्रिकाएं इसी से बनी होती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, तो न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की अगर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात की जाए तो न्यूरॉन होती है या तंत्रिका कोशिका होती है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, साइटोन और डेक्ट्राइस और एक्सान, ये 3 भाग होते हैं। ये जब हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे वहां से अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपना टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इस प्रकार से टिश्यू चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके होते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, एमसीक्यू बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।